बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, चेयरमैन नैब के हवाले से सदारती ऑर्डिनेंस कल लाया जा रहा है। ये चेयरमैन नैब की तौसी के हवाले से है। जो मौजूदा चेयरमैन है जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब उनको तौसी दी जाएगी। उसी ऑर्डिनेंस के अंदर एक शिक शामिल की गई है कि नए चेयरमैन की तायुनाती तक मौजूदा चेयरमैन ही बरकरार रहेंगे और नए चेयरमैन की तायुनाती के लिए अपोजिशन से मुशावरत की जाएगी। वो मुशावरत खतो किताबत के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ करेंगे। लेकिन अगर उस मुशावरत के दौरान डेडलॉक बरकरार रहा तो फिर मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया जाएगा और पार्लिमानी कमेटी जो फैसला करेगी फिर उस पर मिन्नुअन अमल किया जाएगा। लेकिन यहां पर यह बात काबिल जिक्र है कि क्या मौजूदा चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को तौसी देने के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुशावरत हुई? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, बात तौर पे अगर देखी जाए तो कानूनी माहिरीन ये राय रखते हैं कि नए चेयरमैन की तायुनाती तो एक तरफ, चेयरमैन की तौसी के हवाले से पहले तो आइन में कोई बात मौजूद है ही नहीं कि मौजूदा चेयरमैन को आप तौसी दे सकते हैं। अगर आपने तौसी देनी भी है, सदारती ऑर्डिनेंस लाना भी है, तब भी आपको अपोजिशन लीडर से मुशावरत करना पड़ेगी। लेकिन यहां पे तो वो भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, दो चीज़ें जहन में रखें। बहुत से फैसले ऐसे हैं जो हो चुके हैं लेकिन बहुत से लोगों को नज़र नहीं आ रहे, और इन फैसलों में अपोजिशन लीडर की मुशावरत भी शामिल है, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुशावरत भी शामिल है, इसमें बाकी उन कुव्वतों की मुशावरत भी शामिल है जो मैटर करती हैं इस हवाले से। अब सियासी बयानबाजी, सियासी नुक्ता, सियासी शोर, ये सब कुछ चलता रहेगा क्योंकि सब लोगों ने सियासी तौर पे अपने आप को ज़िंदा रखना है। आप वो हालिया तकर्रुर तबादलों की बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सब लोगों ने अपने आप को ज़िंदा रखना है। सारा कुछ आप उसी में लेते जाए ना। ज़रा देखिए, हमने कल अपने प्रोग्राम में कहा था कि 48 घंटों में ये सब कुछ तय हो जाएगा। ठीक है, आप देख लें कितना टाइम लगा है। नाज़रीन, पहले वो कल की बात मुलाहिजा करते हैं जो 48 घंटों की बात की गई थी, लेकिन वो 24 घंटों पहले ही इतनी हलचल हो चुकी है कि वो बात सच साबित होगी। पहले वो मुलाहिजा कर लें। जिन हुकूमती वज़रा के सासाजात में से एक चीज़ भी इनमें से ऐसी साबित हो गई, उसको वजारत से हटा दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान किसी सूरत में भी इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगले 48 घंटों में चेयरमैन नैब के हवाले से बड़ी खबर सामने आएगी। कल या परसों में अपोजिशन के मुख्तलिफ लोगों से बजरिया परवेज़ खटक, असद उमर, असद कैसर, इनके ज़रिए राब्ते शुरू हो जाएंगे। बल्कि मेरे शायद अब तक राब्ते शुरू हो गए। राना साहब, दोनों बातें हो चुकी। वो दूसरी तरफ हुकूमत ने वजाहत दे दी है कि अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में पाया गया या टैक्स चोरी में पाया गया तो उसके केसेस मुतल्लिका डिपार्टमेंट को भिजवाए जाएंगे। और चेयरमैन नैब के हवाले से आज जो मुसव्वदे की बात हो रही है सदारती ऑर्डिनेंस की, वो भी तैयार हो चुका है। वो भी तैयार हो चुके हैं, अपोजिशन से राब्ते भी हो गए हैं। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दका कह रहा हूँ। तो फिर ये लफ्ज़ी बयानबाजी क्यों है? ये लफ्ज़ी बयानबाजी नहीं होगी तो किस तरह सियासी तौर पर जिंदा रहेंगे? किस तरह जिंदा रहेंगे? चले मुझे आप बता देना मुझे ज़रा। मुस्लिम लीग नून कहती है कि पीपल्स पार्टी ने नैब के हवाले से रिलीफ लिया। क्या मुस्लिम लीग नून नहीं कहती? क्या शाहिदा खान अब्बासी ने आज नहीं कहा कि जनाब हुकूमत की ख्वाहिश पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाया? वो तो कहते हैं एनआरओ लिया है इन्होंने। तो मुझे एनआरओ किससे लिया है, किन केसेस में लिया है? इसी तरह पीपल्स पार्टी कहती है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जब चाहते हैं गिरफ्तार हो जाते हैं, जब चाहते हैं रिलीज़ हो जाते हैं, जब चाहते हैं उनकी बेल हो जाती है, जब चाहती है वो नहीं बेल होती। ये वो कहते हैं ना। तो मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इशारतन आपको इशारा दे देता हूँ, या सर हर जगह पे हर मामला तय हो चुका है। अब असल लड़ाई क्या है उसकी तरफ आते हैं। अपोजिशन लीडर के हवाले से आपको पता है, एक मैं आपको बड़ी खबर दे दूँ, शहबाज शरीफ की बीमारी की वजह से डिस्कस हुआ कि अगर अपोजिशन लीडर से खत्तो किताबत नहीं होती, मुशावरत के लिए बुलाया जाता है, तो उस पर आपको मैं क्लियर कर दूं, शहबाज शरीफ के काबिल एतमाद साथी की बजाय मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से हदायत मिली कि नहीं, जिसको मैं नामजद करूंगा वो जाएगा। मियां साहब कौन जाएगा? उन्होंने कहा बस मैं नामजद करूंगा जब ये वक्त आएगा।
अब असल लड़ाई ये शुरू हो गई है कि अगर अपोजिशन लीडर से मुशावरत होती है, उनसे कोई नाम मांगा जाता है, तो क्या नाम वो अपोजिशन लीडर देंगे? नहीं, वो नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ देंगे। ये वाज़े तौर पर अपोजिशन लीडर को मैसेज चला गया है। इसलिए वो कहते हैं कि जनाब नाम हम वो देंगे जो हमें काबिल कबूल होगा, जो हमारे लिए रिलीफ लेके आएगा, जो हमारे मामलात में हमें ठीक करेगा। या सर असल लड़ाई अब मुस्लिम लीग नून के अंदर शुरू हो गई है। हुकूमत बड़ी इत्मीनान से बैठी हुई है। हुकूमत जो है वो अपने सारे पत्ते खेलेगी। कानूनी चाराजोई पूरी करने के लिए जनाब अपोजिशन को खत लिखा जाएगा। साथ में सिर्फ आपको ये भी चले मैं बता दूं, सिर्फ खत अपोजिशन लीडर को नहीं लिखा जाएगा, अपोजिशन लीडर के साथ साथ कुछ और अहम रहनुमाओं से भी मुशावरत के लिए उन्हें कहा जाएगा। और एक खत में यह भी कहा जाएगा जनाब, उसमें लिखा जाएगा बाकायदा, ये होगा कि वो शख्स अपनी राय दे मुस्लिम लीग नून की तरफ से अपोजिशन लीडर जिसको चाहे मुंतखब करके उससे राय ले जिस पे नैब का कोई केस या रेफरेंस दायर ना हुआ हो। अब मुझे पता है नैब का रेफरेंस अगर जिस पे दायर नहीं हुआ उससे लेनी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो काबिल एतमाद हो। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बेचारे इतने बुरी तरह फंस गए हैं कि नवाज शरीफ साहब ने उनको पाबंद कर दिया है कि मियाँ साहब आपने कोई नाम आपने नहीं देना, जो नाम बरतानिया से रिकमेंड होके आएगा वहां से आएगा वही नाम आगे जाएगा। अब वहां से जो नाम आएगा वो शहबाज शरीफ को काबिल कबूल नहीं, लेकिन वो पीपल्स पार्टी को काबिल कबूल नहीं। सवाल एक ये है कि इस मुसव्वदे के अंदर ये कहीं नहीं लिखा, अभी तक जो उसके मंदरजात सामने आए, ये कहीं नहीं लिखा कि मौजूदा चेयरमैन को तौसी कितने अरसे तक दी जा रही है। अब वो खतो किताबत की बात हो रही है, खतो किताबत होते होते तो साल भी गुजर सकता है। मेरा ख्याल है 6 माह लग जाएंगे, मेरा ख्याल है 6 माह लग जाएंगे, इसलिए कि वक्त की 6 माह बाद पता चलेगा, इंतखाबात सर पे आ गए। मैं कह रहा हूँ ना, अब इशारतन आप समझ लें इन 6 माह में बहुत से लोग बहुत से तरीक़ों से फंस भी जाएंगे। देखें एक बात मैंने फिर बार बार कहता हूँ, चेयरमैन नैब ने पहली दफ़ा एक रवायत रीत तो कायम की ना, तगड़े लोगों को हाथ डाला, तगड़े लोगों को पकड़ा, तगड़े लोग इस वक्त पहली दफ़ा है कि चेयरमैन नैब के मामले पे इतना ज़्यादा अपोजिशन परेशान है। अपोजिशन से ज़्यादा उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, जिनको खदशा है कि हम अगले आने वाले दिन हमारे लिए बुरे ना हो, जिनको खदशा है कि मैंने एक दफ़ा हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि 2022 या 23 के इलेक्शन से पहले बड़े बड़े बुर्ज या सर बड़े बड़े बुर्ज उल्ट जाएंगे, नहल करार दे दिए जाएंगे। मैं ये आपको फिर मैं प्रोग्राम में कह रहा हूँ, इससे लोग खौफजदा हैं। इसलिए इन तमाम चीज़ों के लिए मौजूदा चेयरमैन नैब जो हैं, जिन्होंने केस को डील किया है, जो केस को समझते हैं, जो अभी तक किसी प्रेशर में नहीं आए, जिन्होंने अपोजिशन हुकूमत सबको रगड़ा लगाया है, तो इसलिए फिर मेरा ख्याल है 6 माह तो उन्हें मिल जाएंगे। अगर उन्हें 6 माह नहीं मिलते, चले मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर उन्हें टाइम नहीं मिलता, शोर मचता है, तो फिर एक जो नया चेयरमैन नैब है, नाम हमारे पास मौजूद है जो मुतवक्को है, वो इतना तगड़ा आदमी है कि अपोजिशन की उन पर इतनी चीखें निकलनी है कि आप सोच नहीं सकते। यानी वो ऐसी सूरत में नाम सामने आएगा जब अपोजिशन नाम आ गया, मैं कह रहा हूं नाम मौजूद है, नाम हमारे पास मौजूद है, अपोजिशन की चीखें निकल जानी है। इस पर तो वो कहते हैं शायद हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है, ये हम अपने मामलात को देख लेते हैं, कोई किसी ना किसी तरीके से कोई कानूनी रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन जो नया नाम है जिस पे अपोजिशन ने नहीं मानना, मैं चलें ये भी बता दूं, अपोजिशन किसी सूरत में उस नाम पे नहीं मानेगी। वो नाम बड़ा डाटा है, कानून का मास्टर है वो, और उसके हवाले से, ईमानदारी के हवाले से उसके करीबी तरीन लोग भी कहते हैं कि जनाब ये मेरिट पे अपने सगे भाई को नहीं छोड़ता। रिटायर्ड जज है, मैं कह रहा हूँ जी, डेड ऑनेस्ट आदमी है, डेड ऑनेस्ट आदमी है, और उससे अपोजिशन हुकूमत दोनों चालू हैं। हुकूमती सतह पे वज़ीर आज़म चाहते हैं कि अगर किसी को लाया जाए तो फिर वो होंगे। अच्छा चलें आगे बढ़ के बात कर लेते हैं। एक तो हुकूमत की तरफ से ये सिफारिश रखी गई है कि अगर आप चाहते हैं कि अपोजिशन लीडर से बात करें तो आप अपोजिशन लीडर को तब्दील कर लें, इस पे अपोजिशन सोच विचार कर ले। ये हुकूमत ने एक ऑफ़र करवाई है अपोजिशन को। तो अपोजिशन चेयरमैन नैब के मामले पे क्या एक दूसरे से रवाबित में है? बिल्कुल रवाबित में है, मीटिंगें हो चुकी हैं,
कासद कई दफ़ा मिल चुका है और मिलने के बाद बहुत सी चीज़ें तय हो चुकी हैं। जब पिंडी कोई यहाँ इस्लामाबाद आता है तो किसी न किसी जगह एक मुलाकात भी होती है, ब्लैक कलर की गाड़ी में निकलते हैं, मिल के वापस आ जाते हैं, सारा कुछ होता है। ये इसी तरह होता है जिस तरह याद रखिएगा कि इस्लामाबाद में एक धरना था मौलाना फजलुर रहमान का, तो हमने उस वक्त भी कहा था कि फ़लाँ सेक्टर में फ़लाँ घर के अंदर मुलाकातें हुई थी। लोग उस वक्त नहीं मानते थे, जब मुलाकातों के बाद ख़ुद इकरार हुआ कि हमें फ़लाँ बंदा मिला, उसने फ़लाँ यकीन दहानी कराई। इसी तरह जनाब सारे मामला तय हैं। मेरा गौर करें आप यासर, आप गौर, थोड़ी सी बात है, मियाँ साहब सीढ़ियों से गिरे, अल्लाह उन्हें सेहत कामला अता फरमाए, सियासी सरगर्मियाँ बंद कर दी। इन्हीं दिनों में क्या सियासी सरगर्मियाँ बंद होती हैं? इन दिनों में तो जनाब जो हार्ट का पेशेंट लंदन में इलाज कराने गया है, वो जो दीगर लोग हैं वो जो है एक्टिव हैं, तो किस तरह आप सोच सकते हैं कि सीढ़ियों से गिरा शख्स जो है वो एक्टिव नहीं होगा? ये सारा कुछ एक प्लान का हिस्सा है, सारा कुछ मैं फिर कह रहा हूँ प्लान का हिस्सा है, और उस प्लान में दोनों बड़ी सियासी जमातें शामिल हैं। मैं ये आपको बिल्कुल मुसद्दका कह रहा हूँ, और ज़हन में रखिएगा, कल एक केस चल रहा है इस्लामाबाद में, कल एक पटिशन है इस्लामाबाद में। अगर उस पटिशन को तय कर दिया गया कितने दिनों में उसका फैसला होना है, और वो पटिशन भी शरीफ ख़ानदान के लिए ज़िंदगी और मौत है। मरियम साहिबा की जो एक पटिशन है ना, वो ज़िंदगी मौत है। अगर मरियम साहिबा उस केस से रिलीज़ हो जाती हैं, बरी हो जाती हैं, पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आ जाएगा, शहबाज शरीफ साहब मजीद बीमार हो जाएंगे। और अगर मरियम साहिबा उसमें नहीं उनकी मानी जाती, इतनी जल्दी फैसला आ जाएगा उसका? सर हो सकता है फैसला तय हो जाए, 3 साल से तो नहीं आया, लेकिन अभी तय हो जाए कि जनाब हो सकता है कि ये मामला 1 माह या 15 दिन में हल कर दिया जाए। तो उन 15 दिनों में बहुत से लोग अपनी बहुत सी सियासत बचाने के लिए बड़े तेज़ी से सरगर्म हो जाएंगे, और जब तेज़ी से सरगर्म होंगे तो बहुत से लोगों को बहुत से फैसले मानना पड़ेंगे। ये नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, एक बार फिर से बात करते हैं चेयरमैन नैब के ही हवाले से। तो राना साहब, क्या समझते हैं चेयरमैन नैब के हवाले से ऑपोजिशन? हम बात जैसे ब्रेक से पहले कर रहे थे और आपने इशारा किया कि ऑपोजिशन जो है वो इस पे इकट्ठी नहीं हो सकती, तो फिर ये मामला सही तरीके से आपको क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के कोर्ट में? ये हुकूमत के कोर्ट में है, हुकूमत सब कुछ करेगी। अगर अपोजिशन को कोई रिलीफ मिलेगा तो हुकूमत की तरफ से मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कहें कि कोई और रिलीफ, वो मुमकिन नहीं है। ये जो आज बातें हो रही हैं ना कि अपोजिशन से मुज़ाकरात, मैंने कल कह दिया था कि अपोजिशन से राब्ते शुरू हो गए हैं, वो इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, अगर ये उन आर्डीनेंस के ख़िलाफ़ या तैनाती के खिलाफ या किसी मामले पे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उस पर इनके पास एक जवाब मौजूद हो कि जनाब हमने अपोजिशन से राब्ते किए, अपोजिशन की तरफ से हमें मुस्बत जवाब नहीं मिला, तो पाकिस्तान के अंदर एहतसाब का अमल तेज़ है, हमने एहतसाब के अमल को तेज़ करना था, उस अमल को रुक ना जाए, इसलिए हमने इस तसलसल को जारी रखा। ये होगा सारा मुद्दा। राना साहब, साबिक डीजी नैब शहजाद भट्टी साहब और साबिक अटर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब वो ये समझते हैं कि एक तो आईनी तौर पे ऐसी कोई मिसाल है ही नहीं, माजी में भी नहीं मिलती कि आपने तौसी किसी को दी हो और तौसी जो दे वो हुकूमत ही दे। उन्होंने 3 केसेस का जिक्र किया जिसमें NRO का केसेस भी था, और साबिक 2 केसेस और उन्होंने साथ में जोड़े कि वो कलअदम करार दे दिए गए थे। तो इस पे वो ये समझते हैं कि इस पे अपोजिशन के पास एक सॉलिड ग्राउंड मौजूद है कि वो कोर्ट में जा सकती। सर उसी ग्राउंड को रोकने के लिए ही तो राब्ते किए जा रहे हैं अपोजिशन के साथ। अगर अपोजिशन लीडर जो है या अपोजिशन के रहनुमा जो हैं वो किसी एक नाम पे मुत्फिक नहीं होते तो आइन कहता है कि आप जो है इंसाफ का रास्ता, इंसाफ और इंसाफ करने वाले इदारे, करप्शन के खिलाफ काम करने वाले इदारों के काम के तसलसल को जारी रखने के लिए आप उस काम को जारी रखें। राना साहब, ये तो बाद की बात है, ये तो नए चेयरमैन के तकर्रुर की बात है, अभी बात हो रही है सिर्फ तौसी के हवाले से। तो नए चेयरमैन होना, दोनों काम इकट्ठे हो गए या सर, दोनों इकट्ठे होंगे। एक तरफ आप नए चेयरमैन के लिए पूछेंगे, उनसे नहीं रब्ता, वो नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ आपने उस तसलसल को ख़त्म तो नहीं करना। आपने अगर तसलसल को ख़त्म कर, देखें अगर आइन में किसी जगह नहीं लिखा कि तुसी दी जाए, तो जब नहीं लिखा तुसी का लफ्ज़ ही नहीं है, ये तो नहीं लिखा हुआ कि तुसी नहीं ना दी जाए,
ये लिखा हुआ है किसी जगह? तो ये तो एक सुकम है ना। सुकम है, जहां पे सुकम होगा वहां पे फायदा होगा, जहां पे ये सुकम होगा वहां पे फायदा होगा। जहां पे सुकम नहीं होगा, अगर ये वाज़े लिखा होता कि किसी शख्स को इतनी तोसीन नहीं दी जा सकती, तो उस पर आकर आप अगर ऑर्डिनेंस लेकर आते तो उसको चैलेंज करना आसान था। अगर एक जगह पर नहीं है कि कोई चीज़ भी ना यस है ना नो है, तो उस पर जाके ये असर मिलेगा। आप देख लीजिएगा कल जिस वक्त ऑर्डिनेंस आएगा, बहुत सी बहस हो रही है, बहुत से निकाल सामने आ गए। ये जितनी बातें हम आज कर रहे हैं, कल इसकी इंशाअल्लाह दोबारा हम इसको दिखाएंगे। मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि चलें, आप पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, ये सारी बातें तय हो चुकी हैं। ये भी आप क्या समझते हैं? सिर्फ हुकूमत रखना चाहती है, सिर्फ हुकूमत चाहती है? चेयरमैन नैब की तौसीन? हाँ, सिर्फ हुकूमत चाहती है? ऑपोजिशन चाहती है? सिर्फ हुकूमत चाहती है? सिर्फ हुकूमत चाहती है? चलें, आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी छोड़ दें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी छोड़ दें, मौलाना का जो स्टांस है इसमें वो क्या दिखाई दे? मौलाना बड़ा सख्त नाराज़ है यासर। आज मौलाना ने खैरियत तलब पूछी है शहबाज शरीफ साहब की, और उनकी तबीयत पूछी, उनकी सेहत का हाल पूछा, उनके लिए दुआ की, और साथ में मौलाना साहब ने एक और दुआ दी कि मियाँ साहब, मैं ये भी दुआ करता हूँ कि हम सब एक दूसरे के साथ ठीक हो जाए। मौलाना साहब ने सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा है कि मियाँ साहब, फ़ैसला तो ये हुआ था कि चीफ़ इलेक्शन कमीशन से लेकर चेयरमैन नैब हो, इंतखाबी इस्लाहात हो, कोई मामला भी हो, इसमें PDM का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा। अब आपके जितने लोग टीवी पे बैठते हैं, जितने लोग बातें कर रहे हैं, किसी एक जगह पर PDM का एक लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो रहा, ना हमें इत्मीनान में लिया जा रहा है, ना हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे साथ खेला जा रहा है। और अगर इन तमाम चीज़ों पे आप अपनी मर्ज़ी कर गए तो PDM कहाँ खड़ी है? बल्कि मैं आपको यह भी बता दूँ, मौलाना साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि फिर हमें भी फ़ैसला करना पड़ेगा कि आपके फ़ैसले की हम हमायत करते हैं या मुखालफत। ये लफ्ज़ कहा है मौलाना साहब ने। और मौलाना साहब, मैं आपको बता दूं, अगर मौलाना साहब के इत्तेमाद में ना लिया गया तो ये तीर उल्टा चल जाएगा। ये पता चलेगा कि अपने ही घर पे हमला हो गया, यानी मुस्लिम लीग के ही घर पे PDM का हमला हो गया। ये मैं आपको बिल्कुल कर दूं। मौलाना साहब के साथ जो दीगर सियासी जमातें हैं, उन्होंने भी कहा है कि मौलाना साहब हमें बताएं कि PDM के जो मकासद थे वो कहाँ गए। ये चेयरमैन नैब, दीगर मामला पे आप देखें ना, जरा पूरे सिनेरियो में ज़रा नज़र डालें। किसी एक जगह पे आपको कोई शख्स ये डिस्कस करता नज़र आ रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से डिस्कस कर लें? किसी एक जगह पे मौलाना फजलुर रहमान का नाम आ रहा है? अपोजिशन लीडर जो है, उनकी वैल्यू है, तो फिर उनकी तरफ से क्यों नहीं आ रहा? ये बड़ा एक सवाल या निशान है। अगर शहबाज शरीफ नहीं उस पर कुछ बता रहे, नहीं बोल रहे, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए। उनको जब कहा जाएगा कि आपने अब बोलना है, उस वक्त बोलना शुरू हो जाएंगे। और वो इशारा कब तक मुतवक्किल है? मेरा ख्याल है कल तक उनको इशारा मिल जाएगा कि आप थोड़ा सा बोल लें, ताकि उनकी भी तो सियासत रहनी है ना। डॉक्टर साहब लंदन में बैठे हैं? डॉक्टर साहब कुछ, एक डॉक्टर लंदन में बैठा है, एक डॉक्टर पाकिस्तान में बैठा है। 2 डॉक्टर हैं उनके, यानी मशवरे दोनों एक तरफ से सियासी डॉक्टर है, एक मसालती डॉक्टर है। एक सियासी है, एक मसालती डॉक्टर। खुद वो मसालती ग्रुप से हैं? हाँ, बस इसी तरह है। जो सियासी डॉक्टर है उसका प्रेशर इतना होता है कि किस टाइम इनका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, फिर ये अरेस्ट पे चले जाते हैं। तो इसलिए कि किस टाइम बंदा सीढ़ियों से भी गिर जाता है, किस टाइम कुछ और भी हो जाता है। अल्लाह उनको सेहत कामिला अता फरमाए। और कुछ चीज़ें क्यों आप सारी चीज़ें यासर ओपन करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मैं ना कहूँ जमशेद इकबाल चीमा साहब से रब्ता दोबारा सवाल करने की कोशिश करते हैं बात उनसे। लेकिन सवाल एक ये है कि आप ये कहते हैं कि एक नाम ऐसा है जिस पे दोनों तरफ से चीखें निकल सकती हैं, तो जब नाम डिसाइड हुकूमत कर चुकी है तो फिर मौजूदा चेयरमैन का नाम दोबारा से रखने का क्या उज़र है? वो आखिरी ऑप्शन है, वो आखिरी ऑप्शन है। चलें, इसी बीच जमशेद इकबाल चीमा साहब से रब्ता हमारा दोबारा से चुका है। बहुत शुक्रिया चीमा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। चीमा साहब, बात चल रही है चेयरमैन नैब की तौसी के हवाले से। नए चेयरमैन का तकर्रुर तो जो होगा सब होगा, लेकिन अभी जो मौजूदा बात है वो तो तौसी के हवाले से है। तौसी में अपोजिशन लीडर की मुशावरत शामिल नहीं है, जबकि आप सदारती ऑर्डिनेंस का जो मुसव्वदा लेके आ रहे हैं उसमें शिक शामिल है कि नए चेयरमैन की तकर्री के लिए अपोजिशन लीडर से रब्ता किया जाएगा। बयान यह है कि अपोजिशन लीडर से रब्ता नहीं करना, शिक के अंदर शामिल है अपोजिशन लीडर से रब्ता करना। तो ये फिर दोहरा मायार क्यों है? मेयार दोहरा नहीं है, बेसिकली आप कह लें कि स्पिरिट है कि
वन साइडेड कोई जो इम्पोर्टेंट सीट्स हैं वहां पे कोई बंदा नहीं लगाया जाएगा, न्यूट्रल बंदा लगाया जाएगा। तो उसमें बेसिक बात अपोजिशन है, बेसिक बात अपोजिशन लीडर नहीं है। स्पिरिट इसकी ये है कि ट्रांसपेरेंसी से लगे, न्यूट्रल बंदा लगे, अच्छा साफ सुथरे किरदार का बंदा लगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी किसी ने आइन बनाते हुए ये नहीं सोचा था कि अपोजिशन लीडर जो होगा, ये तारीख ने ये कभी आप कह लें कि आइन बनाते हुए कभी किसी ने ये एनवीएन नहीं किया। अब होना तो ये चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब खुद ये काम छोड़ दें, कहें जी कि अपोजिशन में से कोई बंदे नामजद करें और वो गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करें और ऐसे बंदा प्रपोज करें जो न्यूट्रल हो। बहुत अच्छी बात की जमशेद इकबाल चीमा साहब। हमने तो ये सुना था, मैं ये नहीं कहूँगा हमने नहीं सुना था, हमने तो ये सुना था खान साहब से कि मियाँ साहब आप पर इल्ज़ाम है, वजारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दें, इंक्वायरी में पेश हों, बेगुनाह हों तो दोबारा वज़ीर आज़म बन जाए। तो आपके जिन वज़रा पे इल्ज़ाम लग गया है, जिनके नाम आ गए हैं, उनके मतलब अभी तक क्यों नहीं उन्हें कहा गया कि आप बिल्कुल अगर बिल्कुल क्लियर हैं तो इस्तीफ़े दें, क्लियर होके वापस आ जाएं? ये जो हमने सुना था उस पर अमल क्यों नहीं? मैं समझता हूं इंक्वायरी डेफिनेटली होगी। तो फिर मियां नवाज शरीफ की तरफ भी इंक्वायरी होनी चाहिए थी ना, उस वक्त फिर आपकी ये डिमांड क्यों थी? नहीं, इंक्वायरी देखिए, इंक्वायरी से आप कह लें जेआईटी से पहले तो कभी नहीं हमने कहा। हम तो यही कहते हैं इंक्वायरी कराएं। हमने तो यही कहा था कि इंक्वायरी कराएं। मियां साहब इंक्वायरी कराने से पे रजामंद नहीं थी। जो बुनियादी इशू ये था कि मियां साहब इंक्वायरी कराने पे रजामंद नहीं थी, और जो जेआईटी बनी थी वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू बनी थी। वो मियां साहब ने जेआईटी नहीं बनाई थी, हालांकि उन्हें चाहिए था कि वो जेआईटी खुद बनाते। सो अगर एक बंदा इंसाफ की राह में रुकावट है तो उसे वज़ीर आज़म से उतर जाना चाहिए। सो हम इंक्वायरी की राह में रुकावट नहीं है। हमारा कोई वजीर इंक्वायरी की राह में रुकावट नहीं है। वो हुकूमत को रोक नहीं सकता, ना हुकूमत रुकेगी, हुकूमत इंक्वायरी कराएगी। जहाँ कहीं भी कोई शायबा हुआ कि कोई बंदा असरअंदाज हो रहा है, उसे रिजाइन करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि वो सीट पे रहे और इंक्वायरी पे असरअंदाज हो। तो मियां साहब तो बेसिकली इंक्वायरी पे असरअंदाज होना छोटी बात है। वो इंक्वायरी अच्छा, चीमा साहब बसद एहतराम, आप ये देखिए कि अब तक 3 सालों के अंदर कितनी इंक्वायरीज हुई। पेट्रोल के ऊपर हुई, गंदम के ऊपर हुई, उसके साथ साथ ब्रॉडशीट कमीशन के ऊपर हुई, उसके अलावा महंगाई का बहरान जो हुआ उसके ऊपर हुई, जहांगीर तरीन साहब के ऊपर कमीशन बनाया गया और इंक्वायरी की गई। बेशक वो आपने पार्टी के अंदरूनी तौर पर की, लेकिन कितनी इंक्वायरीज में लोग मोर्दे इल्ज़ाम ठहराए जाने के बाद उनको सजा हो सकी, या कितनी इंक्वायरीज पब्लिक हो सकी अब तक? अच्छा, ये बताएं कि कितनी इंक्वायरीज के बाद लोग अपनी सीटों पर रहे? मोस्टली लोग चले गए, मोस्टली लोगों को जाना पड़ा। एक चीमा साहब, एक ये है कि सीट से हटाया गया, दूसरा ये कि खुद कोई सीट छोड़ के चला गया। ये दो अलग इश्यूज हैं। नहीं, कोई भी नहीं जाता। कौन सी आपके हेले लोग वजारत छोड़ देते हैं, वजारत उज़्मा छोड़ देते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं, हुकूमत छोड़ देते हैं। ये आप लोग को किसने बताया कि ये 2021 में लोग हुकूमत छोड़ देते हैं? नाट अटाल, कोई भी नहीं छोड़ता, छुड़ाया जाता है। छुड़ाया जाता है ना चीमा साहब? चीमा साहब बड़े एहतराम से जिस किसी पे शाबा हो उसे छुड़ाया जाता है। इन जो कमेटियों का रिजल्ट निकला, जो इंक्वायरियाँ हुई, उसमें कुछ लोग मुलज़म करार हुए होंगे ना, जिनको आप कहते हैं कि हटा दिया गया। क्या हटाना हल था या जेलों में डालना हल था? उनसे रिकवरियाँ, पेट्रोल के कितने पैसे कमाए गए, गंदम से कितने पैसे कमाए गए, बाकी दीगर चीज़ों से कितने पैसे कमाए गए? इसमें सुने इसमें देखें, ये दो बातें होती हैं। एक होता है गलती करना, अच्छा, एक होता है गलती करना या मिसमैनेजमेंट होना, दूसरा होता है क्राइम करना, यू कैन से करप्शन करना। मसला रिसेंट गंदम इंपोर्ट हुई है, रिसेंट शुगर इंपोर्ट हुई है। अब हमारी जजमेंट ये थी कि जुलाई और अगस्त में तारीखी तौर पर गंदम का कम से कम रेट होता है, इसके बाद बढ़ता है आहिस्ता आहिस्ता, और पहले भी ज्यादा होता है। हम समझ रहे थे जुलाई और अगस्त में रेट कम होगा, जुलाई और अगस्त में रेट बढ़ गया। अब इसमें किसी की गलती तो हो सकती है, किसी की एरर ऑफ जजमेंट हो सकती है, लेकिन इसमें करप्शन तो नहीं है। सो बेसिक बात, ये दो अलग बातें। जिस बंदे ने भी फैसला करना है, काम करना है, अपना कारोबार चलाना है, अपने घर में काम करना है, अपनी फर्म में काम करना है, वो भी गलती कर सकता है। अच्छा, चीमा साहब एक मिनट, राना साहब सिर्फ एक सवाल। चीमा साहब, एक चीज, एक है दानिस्ता तौर पे और एक नादानिस्ता तौर पे। आप ये कहना चाह रहे हैं, फर्ज कर लें कि दानिस्ता तौर पे भी और नादानिस्ता तौर पे भी कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा है, तो दानिस्ता वाले की पकड़ होगी और नादानिस्ता वाले को सिर्फ हटा दिया जाएगा? नादानिस्ता वाले को हटाना भी नहीं चाहिए। आप गलत कह रहे हैं, आप तो बहुत ही आइडियलिज्म से भी आगे की बात कर रहे हैं। एक बंदे की नादानिस्ता गलती है तो उसको क्यों हटाया जाए भाई? मतलब एरर ऑफ जजमेंट है,
एरर ऑफ जजमेंट है। एक बंदा फैसला करता है, आप फैसला करते हैं कि सुबह बारिश होनी है, आप सोचते हैं कि सुबह ने कहा 50% चले चीमा साहब, बारिश नहीं होती। चले चीमा साहब ये आपका जवाब है। आप हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं और बड़े निचले रूट से आप ऊपर आए, आपने बड़ी मेहनत की है। चलिए ये बता दें, एक आप फूड को भी देख रहे हैं, ये जो बड़ी महंगी चीनी भारत से ली गई है 150 रुपये किलो हमें पड़ रही है, जिसकी इंक्वायरी तो शुरू हो गई है, ये भी दानिस्ता थी या क्या था? देखिए बेसिकली आप कह लें कि इसका जो था कि टीसीपी ने को कहा गया कि एलसी खोलो, टीसीपी ने एलसी नहीं खोली, ठीक है। अब इसका जो है कि इस पे डिस्प्लेयर मौजूद है। अब मुझे इंक्वायरी का नहीं पता, क्योंकि ये टीसीपी का, और टीसीपी आता है इसके मिनिस्ट्री ऑफ क्या नाम है, इसके अंडर आता है कॉमर्स के। मुझे उसके लेटेस्ट स्टेटस का नहीं पता कि जो चेयरमैन टीसीपी था उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन बहरहाल इस पे डिस्प्लेयर डेफिनेटली मौजूद था और उसे कहा गया। तो इसे आप दानिस्ता या ना दानिस्ता का जो फैसला डेफिनेटली हो जाएगा। अगर दानिस्ता हो तो डेफिनेटली सजा मिलेगी। ये नहीं हो सकता कि उसने दानिस्ता किया तो सजा ना मिले। ना दानिस्ता जो है या एरर ऑफ जजमेंट जो है, ये फैसला गलत होना, इस बात पे अगर आप सजा देने लगे तो किसी घर का सरबराह ना बचे। अल्लाह करे आप जो कह रहे हैं, आप चूँकि हमें आपकी जमात ने एक बेहतरीन पाकिस्तान दिखाया था और हम दोबारा आपको प्रोग्राम में लेंगे तो मैं वो सारी तकारीर कोशिश करूंगा चीमा साहब आपको सुनाऊं कि जिसमें आप लोगों ने ये सिखाया था सबको कि ऐसे नहीं, ऐसा पाकिस्तान चाहिए। तो हम उसी पाकिस्तान के हवाले से सवाल करते हैं ना आपसे। बैठ जी इंशाल्लाह आप कह लें कि हम उसी तरह का पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, हम उसी तरह का पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं और इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन आइडियल चीजें बरल नहीं होती, आइडियल के करीब होती हैं। इंशाल्लाह से करीब लेके जाएंगे। आइडियल चीज़ें कभी नहीं होती हैं, आइडियल के करीब होती हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी तरफ ही गामजन है। बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन दिस पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन जिस तरह ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जमशेद इकबाल चीमा साहब के साथ और बात ये हो रही थी कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो महंगाई है, जो चीज़ें महंगी मंगवाई जा रही हैं, उसका ज़िम्मेदार कौन है, तो उस पर जो उनका जवाब था वो तो आपने जाना। लेकिन अभी बुनियादी मसला ये है कि चीनी के मामले पे जो दरामद की जानी थी चीनी, वो ताख़ीर का शिकार है। एक तो पहले चीनी पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी, पाकिस्तान खुद कफील भी है, लेकिन बाहर से चीनी दरामद करने के साथ साथ वो मैकेनिज्म बनाया जाना था कि कीमत का मैकेनिज्म कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे यहां पे शुगर मिल्स जो हैं उनको भी कंट्रोल किया जा सके। लेकिन वो मैकेनिज्म गले का तौक बनता जा रहा है। दरामद एक तो पहले लेट हुई, लेट होने की वजह से नुकसान कितना हुआ, इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मिल्स एसोसिएशन डॉक्टर हसन इकबाल साहब ने। डॉक्टर हसन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर गंदम भी काफी मौजूद है, लेकिन हमारे यहां अब वो भी दरामद की जा रही है और बड़ी सतह पे दरामद की जा रही है। उसका जो इंपैक्ट पड़ रहा है वो उसकी जो निर्ख है वो इजाफा कर दिया गया उसमें। अब चीनी का अगर हम देखें तो चीनी की कॉस्ट कितनी पड़ती है पाकिस्तान में, और ये दरामद करने के लिए जो मैकेनिज्म तैयार किया गया ये किस हद तक सूदमंद है मुल्क के लिए, शुगर मिल्स के लिए या आवाम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें भी मौका दिया जो कि हमें आमतौर पर कम मौका मिलता है शुगर मिल्स एसोसिएशन को। मेरी गुजारिश ये है कि आपने बिल्कुल सही मिसाल दी आटे की, गंदम की, कि खुद कफील होने के बावजूद, बहुत सारे स्टॉक होने के बावजूद हम बाहर से मंगवा रहे। इसी तरह चीनी का भी यही अलमिया है कि हमारे पास स्टॉक मौजूद हैं, मिलों के पास मौजूद हैं, लेकिन वो चीनी हुकूमत जो है वो 89 रुपीज़ 75 पैसा पे जो है ना वो बिकवाना चाहती है। और बाहर से अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो चीनी इंपोर्ट हो रही है जिसकी क्वालिटी का कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान की चीनी के साथ, वो इसकी लैंडिंग कॉस्ट इस वक्त जो है ना वो तकरीबन 111 और 12 रुपए कराची में है, और वो टैक्स के अलावा है। हमारी ये जो कॉस्ट है ये इसमें 17% सेल्स टैक्स भी शामिल है और टैक्सेस भी, मकामी टैक्सेस भी शामिल है। लेकिन ये 112 रुपए की जो कराची में आ रही है इसमें सेल्स टैक्स और बाकी टैक्सेस और फिर अपवर्ड मूवमेंट पंजाब के लिए अगर आप इसको वर्कआउट करें तो ये तकरीबन 125-30 रुपए की जाके पड़ेगी। अब हुकूमत अगर यही चीनी अगर ये 90 रुपीज़ की रिटेल में अगर फरोख्त करेगी तो आप अंदाजा लगा लें इस पर कम से कम 25 से 30 रुपए पर किलोग्राम हुकूमत को सब्सिडी देनी पड़ेगी। वो हुकूमत देने के लिए तैयार है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
हमें जो है वो शुगर मिल्स को जो कॉस्ट है उसकी 105 रुपए आती है, वो कहते हैं जी आप 89 रुपीज 75 पैसा पे जो है। तो बहरहाल हम पिछले तकरीबन 6-7 महीने से ये तरद्दुद कर रहे हैं हुकूमत के साथ, कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी सतह पे को मुज़ाकरात करें, हम हुकूमत को अपनी जो कॉस्ट है वो बताएं। हम बता के थक गए, लेकिन एवरी टाइम ये होता है कि हुकूमत एक ऐसी कॉस्ट लेके आती है कि उसके पीछे जितने उसके इनपुट्स हैं उनमें रद्द-बदल करके वो उस कॉस्ट को एडजस्ट करने की कोशिश करती है। ये 3 दफ़ा तकरीबन नोटिफिकेशन आ चुके हैं, सूबाई हुकूमत से भी और मरकजी हुकूमत से भी। अब फाइनली अपील में हम थे वहाँ पे सेक्रेटरी प्लानिंग और सेक्रेटरी पॉवर्टी एलिविएशन के पास। कल हमने अपनी वहाँ पे जाके सारी दोबारा वो अपने हकायक और वो उनके सामने बयान किए हैं कि आप मेहरबानी करके कम से कम जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इसका रॉ मटेरियल है, उसकी जो इन कॉस्ट आती है एक्चुअली, वो कम से कम वो सारी चीज़ें आप देखें तो सही। हमने तकरीबन कल 3.5 घंटे मीटिंग करके उनको सारी ये तफसीलात जो है वर्ज की हैं। अभी तक उनका फैसला नहीं आया, फैसला मुतवक्के है। तो देखें, अल्लाह करे कि उससे बेहतरी पैदा हो और वो बेहतरी मुल्क और कौम के लिए जो है ना वो बेहतर साबित हो। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। वो चीनी मैंने देखी है जो चीनी बाहर से आ रही है, और उस चीनी कम लगती है, सफूफ ज़्यादा लगता है। उस पर हुकूमत पैसे देने के लिए तैयार है, उस नाकस चीनी को ख़रीदने के लिए तैयार है। अपने मुल्क की जो मिलें हैं, अपने मुल्क का जो किसान है, अपने मुल्क की जो पैदावार है उसको लेने के लिए तैयार नहीं। क्या ये हुकूमत कर रही है? हुकूमत के अंदर कोई माफिया ऐसा मौजूद है कि जो माफिया अपनी कमाई करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है? आपके अंदाजे में क्या है? राना साहब, आपने यू हैव हिट द नेल। हमेशा की तरह आप हर प्रोग्राम में इसी तरह करते हैं, मैं बड़ा आपका फ़ैन हूँ। देखें, गुजारिश ये है कि आपने 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रेज किए हैं। एक, आपने जो चीनी इंपोर्ट की जा रही है उसकी क्वालिटी के बारे में सवाल उठाया, और ये बड़ा अहम सवाल है कि अगर आप वो देखें तो वो बिल्कुल बारीक, और उसकी जो उसमें सल्फर क्वांटिटी जो है अनफॉर्चुनेटली वो इतनी ज़्यादा है कि जो दैट कुड बी इंजूरियस टू हेल्थ, हमारे यहाँ लोगों की सेहत की खराबी का बायस बन सकती है। दूसरी बात ये है कि वो चीनी जो है वो कॉस्ट तो उसकी अपनी जगह पर है, और फिर वो हमारे ये पड़ोसी मुल्क से उठती है चीनी, दुबई जाती है, वहाँ से रीपैक होके वो पाकिस्तान पहुँच जाती है, और फिर उसके जो प्रोसेसेस हैं वो प्रॉपरली जो है वो नहीं किए जाते। हमारी फॉर्चुनेटली चीनी जो है मुल्क में वो ऐसी ज़बरदस्त किस्म की चीनी है कि अगर उसको एक्सपोर्ट किया जाए और बाहर भेजा जाए तो लोग उसको इतना पसंद करते हैं। हमारे अपने लोग जो है इस चीनी को इतना पसंद करते हैं, इतने अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो मैकेनिज्म एक बना हुआ है उस वजह से ये चीनी प्रॉपरली लोगों तक जो है वो पहुँच नहीं पा रही। दूसरा बड़ा आपने अहम सवाल उठाया है कि हम उस चीनी के लिए तो इतनी बड़ी कीमत देने को तैयार हैं, 125-30 रुपए पर किलो जो है वो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने लोगों को वो हम पैसे देने को तैयार नहीं। डॉक्टर साहब फिर बताएं असल मसला है क्या? हुकूमत तो आप लोगों को माफिया कहती रही, इसके साथ साथ हाई कोर्ट ने जब अहकामात जारी किए कि लॉ ऑफिसर इंश्योर करेगा कि कोई कार्रवाई ना हो, लेकिन फिर भी हुकूमत कार्रवाइयां करती रही। हुकूमत के कान किसने जाके भर दिए आपके खिलाफ के इतने बड़े पैमाने पे इंक्वायरियां शुरू कर दी गई, और बाहर से लाके वो सफूफ जो है वो महंगा उस पर सब्सिडाइज बेचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप लोगों को सहूलत नहीं दी जा रही? राना साहब देखें, ये आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, आप इस चीज को देखें कि आफ्टर ऑल कौन है इसके पीछे जो हमारी अपने मुल्क की जो सस्ती चीनी है उसको आवाम तक पहुंचने में इतनी रुकावटें डाली जा रही हैं, और जो इम्पोर्टेड शुगर है उसके लिए इतनी कॉस्ट जो है वो अगर हुकूमत देने को तैयार है तो फिर इसके पीछे कोई ना कोई सिलसिला या मैकेनिज्म तो होगा। लेकिन मैं आपका जो पहला सवाल था उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा जवाब में कि देखें, ये अगर कीमत मुनासिब चीनी की होगी तो काश्तकार को बेहतरीन कीमत मिलेगी गन्ने की। जो आपने देखा पिछली दफा जो हुकूमत भी इस वक्त माशाल्लाह क्लेम कर रही है कि जी हमने काश्तकार को कीमत दिलाई, कहाँ से दिलाई? वो कीमत मिलों ने पे की काश्तकार को, और मिल जो है वो आइंदा भी काश्तकार को देना चाहते हैं क्योंकि वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर है। इस वक्त राना साहब आप यकीन करें कि 500 अरब रुपए का गन्ना फील्ड में खड़ा है। अगर चीनी की यही हालत रही तो ये 500 अरब का गन्ना बेचने वाले जो काश्तकार हैं ये खून के आंसू रोएंगे, और हमें दुख होगा, तकलीफ होगी इस चीज की कि उनका गन्ना अगर मुनासिब कीमत पर ना उठाया गया। क्योंकि अगर मिल को नजर आ रहा हो कि सामने कि जी मैं चीनी मुनासिब कीमत पर नहीं बेच सकूंगी तो उसके बाद फिर वो किस तरह एक मुनासिब कीमत पे गन्ना जो है ना वो परचेज करेंगे। तो ये पूरा साइकिल है, एक पूरा मैकेनिज्म है, इसको समझने की जरूरत है कि काश्तकार को तभी अच्छी कीमत मिलती है अगर चीनी की कीमत मुनासिब हो। अगर चीनी की कीमत को रिवर्स गेयर लगते रहेंगे और वो वापस आती रहेगी तो फिर
मिल मालिक जो हैं वो डॉक्टर साहब, अगर मिलों के पास चीनी मौजूद है, बेहतरीन चीनी मौजूद है, आप उस चीनी से सस्ती चीनी देना चाह रहे हैं जो बाहर से मंगवाई जा रही है, आप उससे सस्ती और उससे बेहतर देना चाह रहे हैं, अगर यही पोजीशन रहती है और आपने जिस तरह बताया कि इतना गन्ना तैयार पर है, तो आप लोग तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान का कोई शुगर मिल का मालिक जो है वो मज़ीद गन्ना खरीदेगा, और अगर नहीं खरीदेगा फिर तो लाखों ख़ानदान जो है वो भूख से मरना शुरू हो जाएंगे। एब्सोल्युटली राना साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये अगर काश्तकार जिसने एक साल गन्ने की निगाहदाश्त की है, उसको पाला है, खादें डाली हैं, इतना पैसा खर्च किया है, इन्वेस्टमेंट की है, अगर उसको मुनासिब कीमत ना मिली तो फिर अगले साल वो गन्ना नहीं लगाएगा। फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? फिर चीनी और महंगी होगी और फिर हमें और इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ज़र मुबादला खर्च करना पड़ेगा। हम जब इस साइकिल को तोड़ते हैं, कीमत को जब हम खराब करते हैं और हम मुनासिब कीमत हम नहीं देते, तो एक साइकिल जो इसका शुगर का उसका पूरा एक साल का साइकिल है, बल्कि मैं कहूँगा ईयर प्लस का साइकिल है, वो साइकिल टूटता है तो उसको रीएस्टेब्लिश होने में फिर एक और कम से कम 2 साल लगते हैं जो है ना। काश्तकार का जो कॉन्फिडेंस है वो भी शेक होता है, मिल मालकान का कॉन्फिडेंस जो है वो भी शेक होता है, और एक ऐसी मुश्किल सूरत हाल पैदा होती है कि वो अल्टीमेटली फिर मुल्क के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उन पर भी असरअंदाज होता है। और इतने, जैसे आपने फरमाया कि लाखों ख़ानदान जो है जो इस ज़राअत के साथ मुंसलिक हैं, उनके लिए बड़ी एक तकलीफ दे जो है ना वो बात होती है। और फिर अल्टीमेटली वो उसकी बदनामी फिर क्या होती है? फिर वो हुकूमत कहती है कि जी मिल वाले खा गए, मिल वालों ने ये कर दिया या उन्होंने नुकसान कर दिया। असल चीज़ ये है कि इसके पीछे जो पॉलिसी साज है, मैं समझता हूँ कि उनको पॉजिटिवली सोचना चाहिए और उसमें उनको काश्तकारों के लिए और मिल। डॉक्टर साहब, फिर गुफ्तगू को कंक्लूड करते हैं, क्या समझते हैं? आवाम पे इसका फैसला छोड़ देते हैं। एक आखिरी सवाल कि एक तरफ आप चीनी प्रोड्यूस कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, उसकी कॉस्ट 105 रुपए फी किलो बन रही है आपके मुताबिक, कॉस्ट जो उसकी है, और दूसरी तरफ जो बाहर से दरामद की गई है वो उसे कराची में 111 और मुल्क भर में पहुंचाने में 125। अब हुकूमत उधर सब्सिडी कितनी दे रही है? मिसाल के तौर पे 30 रुपए उधर दे रही है, वही 30 में से 15 आपको दिए जाएं तो आप उसी कीमत पे अच्छी चीनी फरोख्त कर सकते हैं, ऐसा ही? बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त तक हुकूमत इंपोर्ट में इस साल के दौरान जो करंट ईयर है 2021, इसमें तकरीबन 17 अरब रुपए हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ मदात में जो टेंडर किए गए हैं उनमें सब्सिडी दे चुकी है, 17 अरब रुपया पाकिस्तान में। और हम तो बिल्कुल एक माइनस ही, और वो कास्ट हुकूमत ने नहीं बर्दाश्त करनी। और हम तो हमेशा ये कहते हैं कि ये इसमें जो चीनी है जो हम बेच रहे हैं 30% सिर्फ जो है वो डोमेस्टिक कंज्यूमर की है, जो आम आदमी जो कंज्यूम करते हैं, बाकी 70% जो है वो तो सारी जाती है इंडस्ट्री को, जिसमें बेवरेजेस हैं, जूसेस हैं, बाकी सारी चीजें हैं, उधर जाती है चीनी। तो हम उनको जो है अगर ये सस्ती चीनी अगर फोर्स करेगी हुकूमत तो वो 70% तो उनको जाती है। तो अवाम का तो इसमें कोई इतना को बड़ा जो फायदा है वो सामने नजर नहीं आता। रान साहब, इसको समझने की जरूरत है। ये एक बड़ा अवाम को रिलीफ तो नहीं मिल रहा, उसके साथ साथ नुकसान मजीद होता जा रहा है। वो कौमी खजाने का भी नुकसान हो रहा है, दरामद ड्यूटी जो बढ़ती जा रही है, और दरामद अगर वक्त पे ना हो तो उससे जितना नुकसान होगा, हुकूमत को ये मंतिक समझनी चाहिए और बेहतरी के फैसले करने चाहिए। ये शुगर मिल्स भी पाकिस्तान के ही अंदर हैं, भारत से तो इंपोर्ट की नहीं जा रही, तो वो फैसले करें जो मुल्क कौम की सलामती के लिए हो और बेहतर मफाद आमा के लिए हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन इकबाल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुस्तकबिल के बारे में फैसले करते हैं कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल क्या होगी। क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ जाएंगे? जुनेद सफदर जो मरियम नवाज के साहबजादे हैं, उनकी दावत वलीमा भी है लाहौर में, तो क्या उसमें वो शिरकत करेंगे? क्या उससे फिर नया सियासी मोड़ आएगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फिर से रिवाइवल होगा, फिर से सियासी जिद्दोजहद मजीद आगे बढ़ेगी? मुस्तकबिल क्या है, प्लानिंग उस हवाले से क्या है? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान वापसी के हवाले से शर्त क्या रखी है? ये बातें चल रही हैं कि कोई शर्त रखी गई है कि माहौल साजगार हो या फिर कुछ शर्त और है? देखिए, माहौल साजगार नहीं चाहिए उन्हें आगे हालात साजगार चाहिए, माहौल नहीं, हालात साजगार। कौन से हालात साजगार? उनके केस ख़त्म हो जाएं, उन्हें जेल की यात्रा ना करनी पड़े, वो आएँ तो उन्हें आते हुए दोबारा ये यकीन हो कि मैं नहीं तो मेरी बेटी
मेरी बेटी नहीं तो मेरा पोता, कोई ना कोई जो है वो इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठा हो। भाई की तरफ इतनी तवज्जो नहीं है। ले मैं आपको बताता हूँ अब होगा क्या। आज भी अब तारीख़ नोट कर लीजिएगा, और जब मैं बता रहा हूँ आपको उन दिनों में यही बात होगी। फ़ैसला इनकी फ़ैमिली के अंदर ये हो रहा है कि 25 दिसंबर चूँकि कायद-ए-आज़म का योम वलादत भी, और मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी ये कभी योम वलादत है, उस दिन आपको पता नहीं सालगिरह मनाते हैं, ये कहते हैं ये सानिया कायद-ए-आज़म है। वलीमा भी उसी दिन रखने का प्रोग्राम है। अच्छा, जुनैद सफदर का वलीमा भी उसी दिन रखने का प्रोग्राम है, और उससे एक हफ़्ता या 1.5 हफ़्ता पहले अनाउंसमेंट होगी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। मियाँ साहब आ नहीं रहे, मैं फिर आपको कह रहा हूँ मियाँ साहब नहीं आ रहे। मैं कई प्रोग्रामों में कह चुका मियाँ साहब नहीं आ रहे, मियाँ साहब नहीं आ रहे। लेकिन एक पूरा एपिसोड चलेगा, पूरा एक ड्रामा होगा। दिसंबर के महीने में अनाउंस कर दिया जाएगा कि मियाँ साहब आ रहे हैं, और मियाँ साहब जुनैद जो है उसकी वलीमे की तकरीब में शिरकत करेंगे। मेरी इत्तला के मुताबिक कार्ड पे भी उनका नाम लिखा जाएगा बड़े अच्छे तरीके से, वेलकम करने वालों में शुमार होंगे, और ये सारा कुछ होगा। लेकिन मियाँ साहब नहीं आएंगे। फिर एकदम अचानक कहा जाएगा जनाब के तकरीब के एक हफ्ते बाद मियाँ साहब की पाकिस्तानी आमद मुतवक्की होगी। ये एक मूव बनाई जाएगी। फिर अचानक अंदर से आएगा कि मियाँ साहब की सेहत ठीक नहीं है। बहुत से रहनुमा कहना शुरू हो जाएंगे नहीं मियाँ साहब को रोकें, पहले मियाँ साहब ठीक हो जाएं। फिर उधर से आएगा नहीं मुझे वतन की याद आ रही है, मैंने वतन वापस जाना है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुल्क के लोग मुझे याद कर रहे हैं। ये सारा एक एपिसोड चलेगा। शादी भी उसमें हो जाएगी, वलीमा हो जाएगा। वलीमे के लिए जाती उम्रा में बड़ा बेहतरीन अरेंज होगा, बहुत से लोग आएंगे। उससे पहले एक मूव बनेगी, मीटिंगें होंगी, जलसे होंगे, बाकायदा रैलियाँ निकालने का ऐलान किया जाएगा, पोस्टर लगेगा। ये सारा कुछ पूरा प्लान होगा उस तरीके से जिस तरह होता है। लेकिन मियाँ साहब नहीं। अच्छा, मैं आपकी तवज्जो आपकी एक पुरानी खबर की तरफ दिलाता हूँ। आपने कहा था पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे आने वाले कुछ दिनों में तब्दीलियाँ होने वाली हैं, उन तब्दीलियों को देखकर भी आने का फैसला किया जा सकता है। तब्दीलियों के वाले से तो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कौन किस जगह पे तब्दील हो रहा है, तो क्या आपको ये श्योरिटी मिल रही है उन्हें वापस आने की कि अब फैसला कर चुके हैं नहीं आना? भाई देखें जी, अभी तक तो मेरी इत्तला के मुताबिक उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। जो उनके बहुत से करीबी दोस्त थे, जो उन्हें बड़ी यकीन दहानियाँ करा रहे थे, अभी तक तो उनकी तरफ से इनकार है। वो कहते ना तुसी ना ही समझो, तो वो यही हो रहा है। मियाँ साहब बड़े मुतमिन थे, मरीम साहिबा बड़ी मुतमिन थी कि ये अगले जो महीने हैं वो उनके लिए बड़े अच्छे होंगे। लेकिन मेरे पास इत्तला ये है कि उनके लिए अच्छे कोई नहीं है। बाकायदा उन्हें ये पैगाम दे दिया गया कि किसी कानूनी मामले में, किसी भी कानूनी मामले में, मैं आपको बता दूँ, ये पैगाम उनको चला गया है कि कोई भी अदारा उसमें कोई मुदाखलत नहीं करेगा। कानूनी रास्ता आप अपना सीधा कर लें। यानी अब तक की जो प्लानिंग है वो यही है कि 25 दिसंबर को दावत वलीमा भी सजाई जाएगी और एक पूरी कैंपेन मुनज़्ज़म तरीके से चलाई जाएगी कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। फिर किसी चीज़ को वजह बनाकर वो आमद जो है वो मुलतवी भी हो सकती है, लेकिन वो आमद मुलतवी अगर होना, उससे सियासी साख किस हद तक बढ़ती है या कम होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।